So guys, it's me Kirti and it's my first video on YouTube in which I am going to teach you about some important topics, that is historical resources and prehistoric period. हिस्टोरिकल रिसोर्सेज हमारे अधिकांश पेपर्स में आते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें हिस्टोरिकल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? हिस्टोरिकल सोर्सेज आर्कोलॉजिकल सोर्सेज भी होते हैं, लिटरेरी सोर्सेज भी होते हैं। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब क्या होता है? जो हमारे पुरातात्विक विभाग हैं वो जब ढूंढ के लाते हैं हमारे हिस्ट्री के टाइम के, इतिहास के समय के, उन्हें हम क्या कहते हैं? आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। और लिटरेरी सोर्सेज जो हमें लिखित रूप में मिले हैं, जो भी प्रमाण हमें मिले हैं हिस्ट्री के बारे में, उन्हें हम कहते हैं लिटरेरी रिसोर्सेज। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब है जिससे मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक, कॉइन्स हैं, सिक्के मिले हैं, हमें सील्स मिले हैं, मुद्राएं मिली हैं और बहुत सारे पोट्रीज मिले हैं। पोट्री मतलब जो मृदा के बने हुए मतलब बर्तन होते हैं, उन्हें पोट्री कहते हैं। फिर टूल्स मिले हैं, ग्रेव्स कब्र मिले हैं, स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स मिली हैं, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। लिटरेरी सोर्सेज में क्या क्या आते हैं? इंडियन सोर्सेज और फॉरेन सोर्सेज। इंडियन सोर्सेज का मतलब क्या हुआ? जो हमारी भारतीय सभ्यताएं थीं उनसे उनकी लिटरेचर्स मिली हैं, जैसे ब्राह्मिकल मतलब ब्राह्मण के जो लिटरेचर थे उन्हें कहा जाता है। बुद्धिस्ट लिटरेचर मिले, जैन लिटरेचर मिले। ब्राह्मण लिटरेचर का मतलब उसमें दो तरह के टेक्स्ट मिलते हैं, जिससे इसको हम कहते हैं श्रुति टेक्स्ट और स्मृति टेक्स्ट। श्रुति टेक्स्ट क्या होते हैं? जो हमारे वेद हैं, 4 वेद होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद कौन से? जो हमारा सबसे प्राचीनतम वेद है उसे हम ऋग्वेद कहते हैं, जिसमें सूत कितने होते हैं? 1028 सूत्र होते हैं। फिर सामवेद क्या होता है? सामवेद संगीत से रिलेटेड होता है। यजुर्वेद जिसमें हम यज्ञ करते हैं, कोई भी कर्मकांड करते हैं, उसके बारे में लिखा है। अथर्ववेद औषधि से रिलेटेड होता है, मतलब मेडिसिन से रिलेटेड होता है। स्मृति टेक्स्ट वैसे ही आगे वेद श्रुति टेक्स्ट में वेद मैंने बता दिया, फिर ब्राह्मण्स होते हैं, ठीक है, अर्क्यंस होते हैं और उपनिषद्स होते हैं। वैसे ही आगे हम देखते हैं कि ब्राह्मणिकल लिटरेचर में जो ब्राह्मण लिटरेचर्स हैं उसमें एक स्मृति टेक्स्ट आता है। स्मृति टेक्स्ट में वेदांग होते हैं, एपिक्स होते हैं, पुराणस होते हैं, स्मृतिज होती हैं। पुराण पता ही है सबको, 18 होते हैं। एपिक्स में 2 बहुत बड़े एपिक्स लिखे गए, एक महाभारत और एक रामायण। फिर इसी तरह से हम दूसरे सोर्सेज की बात करते हैं। दूसरे सोर्सेज में फॉरेन सोर्सेज आते हैं। फॉरेन सोर्सेज जो भी हमारे पास विदेशी यात्री आए थे राजा महाराजा के टाइम पे या उससे पहले भी, उन्होंने जो जो लिटरेरी फॉर्म में लिखा है, किताबें लिखी हैं, उसे हम कहते हैं फॉरेन सोर्सेज। फॉरेन सोर्सेज में पहला है ग्रीक रोमन राइटर्स ने कुछ लिखा है। फिर चाइनीज़ राइटर्स भी आए थे, उसके बाद अरब के कुछ राइटर्स आए थे, उन्होंने भी कुछ लिख के दिए हैं, कुछ बुक्स लिखी हैं अपनी लैंग्वेजेस में। जो ग्रीक रोमन लैंग्वेज में लिखा गया है उनमें कुछ राइटर्स में थीसिस हैं, प्लोमी हैं, हेरोडोटस हैं, प्लिनी हैं, मेगास्थनीज हैं और डायनोसस हैं। फिर इसी तरह से चाइनीज़ राइटर आए थे, फाहियान आए थे, सोंगयुंग आए थे, हुएनसेंग आए थे, इत्सिंग आया था। फिर ऐसे एक तारकनाथ आए थे, ये तिब्बतियन थे, ये चाइनीज़ राइटर्स में आते हैं। फिर कुछ हमें जो लिटरेरी सोर्सेज मिलते हैं वो अरब राइटर के मिलते हैं, जैसे सुलेमान है, अल मसूदी है, अल बरौनी है, मार्को पोलो है, इब्न बतूता आया था। ये सब क्या थे? ये अरब के राइटर से, अरबी राइटर्स आए थे जिन्होंने अरब लैंग्वेज में, फारसी लैंग्वेज में कुछ चीज़ें लिखी। ये हो गया हमारा हिस्टोरिकल सोर्सेज। ये मेरा पहला टॉपिक था। अब दूसरा टॉपिक है प्री हिस्ट्रिक पीरियड। प्री हिस्ट्रिक पीरियड क्या होते हैं? प्री हिस्ट्रिक पीरियड मतलब प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है जो स्टोन से रिलेटेड है, अर्थात वह काल जिसमें हमें अधिकांश चीज़ें या अधिकांश जो सोर्स मिले हैं, सोर्सेज हैं, वो पत्थर से निर्मित मिली हैं या पत्थर पे लिखित मिली हैं। ये जो पीरियड था प्री हिस्टोरिक पीरियड, वो किसके द्वारा डेवलप्ड या डिस्कवर्ड किया गया? क्रिश्चियन जुगर्सन थॉमसन 1820। ये इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन किसके द्वारा ढूंढा गया था? क्रिश्चियन जुगर्सन थॉमसन इन 1820। इसके बाद हम देखते हैं फेजेस ऑफ स्टोन एज। कितने तरह के पत्थर युगीन काल थे? उसमें 3 तरह के काल होते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक मतलब प्रागैतिहासिक। फिर मेसोलिथिक का मतलब हुआ मध्य पाषाण काल।
ये पूरा पाषाण, पैलेलिथिक मतलब पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक मतलब मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक मतलब नया पाषाण काल या नव पाषाण काल जिसे कहा जाता है। न्यू स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज की एज माना जाता है कि 5 लाख से लेकर 10,000 BCE तक था। फिर इसके आगे 9,000 से 4,000 तक मिडिल स्टोन एज चला, मतलब मध्य पाषाण काल चला। फिर नव पाषाण काल 4,000 से 1,000 BC तक चला। पूरा पाषाण काल में क्या है, जिसमें हमें खाना बदोश लोग मिलते हैं, अपना मतलब खाना ढूंढते हैं, वो कहाँ से पा जाते हैं, वहाँ से मतलब या शिकारी मिलते हैं। और जो हमारा मेसोलिथिक एज है मतलब मध्य पाषाण काल, उसमें हमें शिकारी भी मिलते हैं प्लस पशुपालक भी मिलते हैं, हर्डर्स भी मिलते हैं और हंटर्स भी मिलते हैं। फिर न्योलिथिक एज में नव पाषाण काल में हमें कृषक काल दिखता है, जिसमें कृषि की गई है। इसी में न्योलिथिक एज में ही व्हील्स का निर्माण किया गया था, पहिया बनाए गए थे। फिर इसी में कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं जो पैलेलिथिक एज के से रिलेटेड हैं, जैसे पैलेलिथिक एज, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज में पैलेलिथिक में सबसे ज़्यादा जो मतलब साइट्स में हमें रिसोर्सेज मिले हैं, कुछ कोई भी प्रमाण मिला है वो सोन रिवर से मिला है। सोन रिवर पंजाब और पाकिस्तान का बॉर्डर था। फिर कश्मीर में मिला है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है वहाँ मिला, नर्मदा घाटी, नर्मदा वैली, वहाँ पे हमें कुछ चीज़ें मिली हैं। ये साइट्स हैं इंपॉर्टेंट जो तीनों कालों के लिए हैं, मतलब ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज, तीनों कालों में कौन कौन सी साइट्स थी जहाँ से हमें सामान मिला, प्रमाण मिले हैं। इसी में आंध्र प्रदेश पैलेलिथिक एज का है, कर्नाटक है, थार डेजर्ट है, बेलन घाटी, ये मिर्ज़ापुर में है यूपी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो यूपी पीसीएस का पेपर देने वाले हैं या स्टेट लेवल यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे बेलन घाटी मिर्ज़ापुर है जिसमें मिला है। ये देखिए बेलन घाटी, ये यूपी का पार्ट है। फिर इसमें भीमबेटका रॉक शेल्टर्स जो थे, गुफा थी, पत्थरों की गुफा बनी हुई थी, वो भी है जो एमपी में पाई जाती है। फिर कुरनूल आंध्र प्रदेश में है और केजी बेसिन जो है वहाँ भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। ये सारे साक्ष्य मतलब इसमें पैलेलिथिक एज में ये सब साक्ष्य मिले, वैसे ही मेसोलिथिक एज में भी भीमबेटका से मिले हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है मेसोलिथिक एज में या मध्य पाषाण काल में मदह, दमदमा और सराय नाहर, यहाँ पे ह्यूमन स्केल्टन्स मिले हैं। ठीक है, मतलब जले हुए लोग हैं या मतलब जैसे जो मर गए हैं उनकी बॉडियाँ मिली हैं मदहा से, दमदमा से और साहर नाहर से। फिर बागोर है, वो भी लार्जेस्ट साइट होता है मेसोलिथिक एज का। फिर इसके आगे न्योलिथिक एज आता है। न्योलिथिक एज में कोलढिएवा एक जगह है, वहाँ पे हमें कुछ साक्ष्य मिले। माहरगढ़ है, वहाँ पे हमें चावल के साक्ष्य मिले, देखिए लिखा हुआ चावल, माहरगढ़ से चावल के साक्ष्य मिले। नेवासा से हमें कॉटन क्लोथ मिले हैं, उसके साक्ष्य मिले कॉटन की, मतलब इससे पता चलता है कि वहाँ पे उस समय उस एज में लोग कॉटन की भी कृषि करते थे। फिर संगना कल्लू क्या है, यहाँ पे हमें सबसे पहले एग्रीकल्चरिस्ट हुए हैं ये पता चला है इस काल में। इसमें हमें मिलेट्स और पल्सेस के थ्रू हम जानते हैं। फिर पिकली हाल है, कैटल हर्डिंग यहाँ पे होती है, इसके बारे में साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन मतलब पिकली हाल में पशुपालन होता था, ये हमें पता चलता है। फिर इसी क्रम में भीमबेटका भी है। आप देखेंगे कि भीमबेटका एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको हर काल में कुछ ना कुछ सबूत मिलते हैं कि हाँ वहाँ पे उस एज के लोग रहते थे। इसी में देखिए आपको पैलेलिथिक एज में भी आपको भीमबेटका नज़र आ जाएगा, ये देखिए रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका। फिर मेसोलिथिक एज में भीमबेटका में मिले कुछ साक्ष्य, इसी तरह से न्योलिथिक एज में मिले। और आगे आप देखेंगे वैदिक एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें भी आपको भीमबेटका के कुछ साक्ष्य मिलेंगे। भीमबेटका से रिलेटेड कि वहाँ पे उस एज के लोग रहते थे। थैंक यू गाइज, और हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं।